देखिए, हम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पढ़ रहे थे, जिसमें हमने स्पेक्ट्रम के यूनिट 2 का चैप्टर 3 स्टार्ट किया था और हमने अराइवल ऑफ पोर्टुगीज देख लिया था कि पोर्टुगीज भारत में कैसे आए थे। पोर्टुगीज की एंट्री कैसे हुई थी इंडिया में, उस समय इंडिया के सिनारियो क्या था, वो ट्रेडर बन के आए थे और कैसे रूलर्स बने थे, और एट लास्ट कैसे उनका डिसइंटीग्रेशन कहें या फिर फॉल कहें हुआ था, वो सब हमने देखा था। हमने देखा था कि डूरिंग द पीरियड ऑफ पोर्टुगीज जब एक्सपांड कर रहे थे, उसी समय जो फ्रेगमेंटेशन था वो खत्म हो गया था इंडिया में, और मुगल, मराठा जैसे रूलर्स देखने को मिल रहे थे। तो इन्हीं पोर्टुगीज से इंस्पिरेशन लेकर, या यूं कहें इन पोर्टुगीज के इन्फ्लुएंस को आउटकम करने के लिए, या जैसे पोर्टुगीज आए थे अरब इन्फ्लुएंस या मुस्लिम इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए, वैसे ही इनके पोर्टुगीज और स्पेन, जो कि कैथोलिज्म को प्रमोट करते थे, इस इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए, और ये क्या थे, ये फो थे इसके इंडिपेंडेंस ऑफ व्हाट, इंडिपेंडेंस, किसके इंडिपेंडेंस के दुश्मन थे ये दुश्मन थे इंडिपेंडेंस ऑफ विच कंपनी, इंडिपेंडेंस ऑफ व्हाट, इंडिपेंडेंस ऑफ डच। तो पोर्टुगीज और स्पेन के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए और अपना कॉमर्स को मोनोपोलाइज करने के लिए इंडिया में दो देश थे, ये क्या हुए थे, डच ने एंट्री ली थी कहां पे, इंडिया में। पहला तो मोनोपोलाइज द कमर्शियल एक्टिविटी वेयर इन ईस्ट इंडीज, या यूं कहें इंडिया वाले रीजन में। ठीक है, एक तो पोर्टुगीज और स्पेन के कैथोलिज्म, यूं कहें कि पोर्टुगीज और स्पेन इनके इंडिपेंडेंस का दुश्मन था, तो उसके क्रिश्चियनिटी को या फिर उसके इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए, जस्ट लाइक पोर्टुगीज, और दूसरा कमर्शियल एक्टिविटी को मोनोपोलाइज करने के लिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने देखा था कि जब पोर्टुगीज यहाँ से ट्रेड करके जाते थे तो उस पर अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, तो इनकी एंट्री होती है डच की भी, कहां पर, इंडियन में, ऑन द फुटमार्क ऑफ पोर्टुगीज के। द डच इन इंडिया, इंट्रोडक्शन में हम क्या देखेंगे, डच वर अमंग द अर्ली यूरोपियन ट्रेडर्स इन इंडिया फॉलोइंग द पोर्टुगीज, जो पोर्टुगीज के फुट मार्क पर कहां पे आ गए, इंडिया में एंट्री लेते हैं। ठीक है, देयर प्राइमरी इंटरेस्ट वॉज कॉमर्स रेदर देन टेरिटोरियल एक्सपांसन, जस्ट लाइक पोर्टुगीज, क्योंकि पोर्टुगीज के फोर्ट मार्क पर चल रहे। पोर्टुगीज भी जब इंडिया में आए थे तो वो ट्रेडर्स बन के आए थे, बट इन लेटर फेज उनका एक इंटरेस्ट आ गया टेरिटोरियल एक्सपेंशन का, तो वैसे इनका भी जो प्राइमरी इंटरेस्ट था डच का। अब जब हम बार बार डच कहें, तो आप ये मान के चलिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नेदरलैंड्स की कंपनी की। ठीक है, तो कंफ्यूज ना हो, इसे नेदरलैंड्स ईस्ट इंडीज कंपनीज भी कहते हैं, तो ये याद रखिएगा। तो उनका प्राइमरी इंटरेस्ट क्या था, कॉमर्स। देयर राइवलरी विथ पोर्टुगीज एंड स्पेन, इसके साथ में पोर्टुगीज एंड स्पेन की, इंग्लिश के साथ में, सेव देयर प्रेजेंस इन इंडिया, इंडिया में उनकी प्रेजेंस को पता है। डच एंट्री इंडिया, द राइज, अब किनकी इंडिया में एंट्री कैसी होती है, इनका राइज कैसे होता है,
द राइज ऑफ डच ट्रेड इन ईस्ट में कैसे होता है वो देखिए। 1596 में कॉर्नलिस दी हॉटमैन करके एक मानस होते हैं जो कहां पर करते हैं, ये फर्स्ट डचमैन होते हैं। ये कहां पहुंचते हैं, फर्स्ट डचमैन टू रीच सुमात्रा एंड बैंताम। ये कहां पे है, इंडोनेशिया में ये पहुंचते हैं। 1602 में द स्टेट्स जनरल ऑफ नेदरलैंड इस्टेब्लिश करते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी, या फिर यूं कहें नेदरलैंड के जितने भी ट्रेडिंग ग्रुप होते हैं, ट्रेडिंग कंपनीज होती हैं, उनको एमालगेट करके क्या बनाया जाता है, बनाया जाता है कंपनी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नेदरलैंड। क्या बनाया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नेदरलैंड। और इसी को हम किस नाम से जानते हैं, इसी को नाम से जानते हैं द ईस्ट इंडिया कंपनी। वीओसी वॉज ग्रांटेड पावर टू, देखिए यहां लिखा है वीओसी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी को वीओसी कहते हैं। इनको पावर क्या हुआ, कंडक्ट वॉर एंड साइन ट्रीटीज। इन्हें कहा गया कि आप जब ईस्ट में जाएंगे तो वहां को आप फुल फ्रीडम है तो इस्टेब्लिश अपना इन्फ्लुएंस, आप वहां पे वॉर कर सकते हैं, दूसरों के साथ ट्रीटी साइन कर सकते हैं। आप चाहें तो सीज टेरिटरी एंड बिल्ड फोर्ट्रेस, अपना टेरिटरी को सीज भी कर सकते हैं और अपनी किलाबंदी भी कर सकते हैं। मोनोपोलाइज ट्रेड इन द ईस्टर्न वर्ल्ड, आपको क्या करना है, मोनोपोलाइज करना है कमर्शियल एक्टिविटी को, एकात्मक अधिकार घोषित करना है किस पे, कमर्शियल एक्टिविटीज पे। और वो कमर्शियल एक्टिविटीज कहाँ पे, ईस्टर्न वर्ल्ड में, इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है। डच सेटलमेंट इंडिया में क्या, अर्ली फैक्ट्रीज की जब बात करेंगे, आफ्टर देयर अराइवल इन इंडिया द डच फाउंडेड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन मसूलीपट्टनम इन आंध्रा इन 1605 में। अर्ली फैक्ट्रीज और उनके ट्रेडिंग सेंटर की बात करें तो 1605 में आप अपने आने के बाद में फर्स्ट डच फैक्ट्री स्टेब्लिश होती है कहाँ, मछलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। डच expanded the trade and challenges to Portuguese dominance, पोर्टुगीज डोमिनेंस को चैलेंज करने लगे। क्यों, क्योंकि ये मछलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री स्टेब्लिश करने के बाद में अपने ट्रेडिंग सेंटर स्टेब्लिश करने लगे, ट्रेडिंग सेंटर्स स्टेब्लिश करने लगे इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से ये किसके साथ में कॉन्फ्लिक्ट में आ गए, पोर्टुगीज के साथ में कॉन्फ्लिक्ट में आ गए। ठीक है। अब कोरोमंडल कोस्ट की बात करें तो पुलिकट 1609, नागापट्टिनम 1658 और कराईकल 1645 इनके सेटलमेंट के रूप में क्या हुए, डेवलप हुए। इन्होंने नागापट्टिनम जो था वो कैप्चर किया था, इससे फ्रॉम पुर्तगालियों से, फ्रॉम पोर्टुगीज, और उसे क्या बनाया था, मेड इट देयर स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड वेयर, इन साउथ इंडिया। तो ये चीज भी आप याद रखिएगा। The Dutch established factories on the Coromandel coast
इन गुजरात, उत्तर प्रदेश, बंगाल एंड बिहार। वेस्ट कोस्ट पे कहाँ पे? सूरत में 1660 में और कोच्चिन में 1663 में वो फैक्ट्री स्टेब्लिश करते। बंगाल और बिहार की बात करें तो चिंसुरा में 1653, कासिम बाजार, बारंगर, पटना और बालासर में भी अपना सेटलमेंट स्टेब्लिश करते हैं। 1609 में होलीकट पे अपनी फैक्ट्री स्टेब्लिश करते हैं। सूरत में 1660 में, बिम्बली पान में 16 बिम्बली पटनम भी लिख लीजिए आप। यहाँ पे 1641 में, कराईकल में 1645 में, चिंसुरा में 1653 में, बारनगर, कसीम बाजार, बालासोर, पटना, नागरपट्टनम में 1658 में, कोच्चिन में 1663 में फैक्ट्री स्टेब्लिश करते हैं। Participating in the redistributive of carrying trade, they took to the island of Far East various articles and merchandise from India. They carried indigo manufactured in the Yamuna Valley and Central India, textile and silk from Bengal, Gujarat and Coromandel, saltpeter from Bihar and opium and rice from the Ganga Valley. Trade and major commodities की बात करें तो Dutch engaged in redistributive trade, टेकिंग इंडियन गुड्स टू साउथ ईस्ट एशिया। वो क्या करते थे? इंडियन गुड्स को इंडिया से ट्रेड करके कहाँ ले जा रहे थे? साउथ ईस्ट एशिया में ले जा रहे थे। कि इंडियन एक्सपोर्ट जो डच कर रहे थे वो कौन कौन से थे? इंडिगो। इंडिगो कहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे थे? यमुना वैली और सेंट्रल एशिया से। सिल्क और टेक्सटाइल बंगाल, गुजरात और कोरोमंडल से। सालपेत्रे फ्रॉम बिहार, बिहार से। ये किसका यूज क्या होता है? गन पाउडर बनाने के लिए सल्फेटर का यूज किया जाता है। ओपियम और राइस कहाँ से ले जा रहे थे? गंगा वैली से ले जा रहे थे। और ये कहाँ पहुंचा रहे थे? ये पहुंचा रहे थे साउथ ईस्ट नेशंस में। तो ये आप याद रखिएगा। अब इनका कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है किसके साथ में? अंग्रेजों के साथ में। ऐसा कहा जाता है कि द डच रिवलरी विद द इंग्लिश ड्यूरिंग द 7th centuries was more bitter than that of Portuguese. एंग्लो डच रिवलरी क्या थी? राइजिंग कंपटीशन बिटवीन द डच एंड द ब्रिटिश। कैसे? क्योंकि पोर्टुगीज का इन्फ्लुएंस तो डाउन हो गया था और आगे चल के 1608 में होकिंस आते हैं और 1613 में सूरत में फैक्ट्री स्टेब्लिश होती है। ठीक है, कैप्टन बीस्ट के उस पावरफुल से। तो यहाँ से इनके साथ में भी इनका क्या हो जाता है? राइवलरी शुरू हो जाती है। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इमर्ज एज स्ट्रॉन्ग कमर्शियल राइवल टू डच। कैसे? कॉन्फ्लिक्ट ओवर ट्रेड डोमिनेंस लेड टू वायलेंट। क्योंकि हमने देखा ये जो ट्रेड कर रहे हैं यही सेम ट्रेड कौन कर रहा था? इंडिगो, सिल्क, टेक्सटाइल। क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? ब्रिटिशर्स यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे इंग्लैंड, ब्रिटेन में, और वहां से प्रोडक्ट बनाकर कहाँ लॉन्च, प्रोडक्ट बनाकर उसे कहाँ डंप करते थे? उसे डंप करते थे इंडिया और साउथ ईस्ट नेशन में। और सेम कौन कर रहा था? सेम कर रहे थे डच। तो इसके साथ यानी कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। द अम्बोयना मसाकर। अम्बोयना मसाकर क्या था? 1623 में हुआ था। 1623 में द डच कैप्चर अम्बोयना, इंडोनेशिया में है, फ्रॉम द पोर्टुगीज। पोर्टुगीज से कैप्चर कर लेते हैं। दे मैस्कर्ड 10 इंग्लिश ट्रेडर। वहां पे 10 इंग्लिश ट्रेडर्स को और 9 जापानीज ट्रेडर्स को मार देते हैं, जिसकी वजह से इंग्लिश और ब्रिटिशर्स और डच के बीच का कॉन्फ्लिक्ट क्या हो जाता है? और बढ़ जाता है। ब्रिटिशर्स वर्सेस डच का कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिफाई हो जाता है। रेजोल्यूशन टू द रेवली 1666 में इनके बीच में क्या रेजोल्यूशन हुआ? 1667 में एक ट्रीटी साइन होती है, द ब्रिटिश विड्रॉ देयर क्लेम्स इन इंडोनेशिया। और इस ट्रीटी के तहत इंडोनेशियन नेशन जो भी हैं, जावा, सुमात्रा, बाली, ये जितने भी जावा, बाली, सुमात्रा,
ये जितने भी इंडोनेशियन नेशन है जिसे स्पाइस लैंड कहा जाता है, वहां से अपना क्लेम ब्रिटिशर्स ने क्या कर लिया, रिगेन कर लिया। द डच शिफ्टेड फोकस टू इंडोनेशिया एंड रिड्यूस देयर प्रेजेंस इन इंडिया। और इसी ट्रीटीज के तहत जो डच थे वो टोटली इनलैंड्स पे शिफ्ट हो गए और उन्होंने अपना इंडियन जो ट्रेड था उसको रिड्यूस कर दिया। डच मोनोपोलाइज्ड ट्रेड ऑफ स्पाइसेस जैसे ब्लैक पेपर, नटमग, क्लव्स और सिनेमम। तो इसके ऊपर उन्होंने स्पाइस लैंड में चले गए यहाँ से और अपने इंडिया में वो इन्फ्लुएंस डाउन कर दिया। डिक्लाइन ऑफ डच इन इंडिया कैसे डिक्लाइन हुआ? डच फोकस शिफ्टेड टू मलय आर्किपियोलिजा। मलय आर्किपियोलिजा की बात करते, आर्किपिलागो की बात करते हैं तो मलय आर्किपिलागो में पूरा इंडोनेशियन आता है, सुमात्रा, जावा, बाली। ऐसा देखा है ना आपने, ये सुमात्रा, ये जावा, ये बाली, ये पूरा वाला रीजन, फिर यहाँ पे पापुआ न्यू गुआना, फिर यहाँ पे बोर्नोई। तो ये पूरा रीजन जो मलय आर्कीपिलागो के बीच में आता है, इसके ऊपर उन्होंने अपना इंटरेस्ट शिफ्ट कर दिया। कहाँ पे? सुमात्रा, जावा, बाली, पापुआ न्यू गिनिया, बोर्नोई, बोर्नियो, यहाँ पे ये पूरा इंडोनेशियन नेशन में इनका पूरा शिफ्ट हो गया इंटरेस्ट। ठीक है। देयर मेन कमर्शियल इंटरेस्ट ले इन इंडोनेशिया, लीडिंग टू लेस फोकस ऑन इंडिया। फिर थर्ड एंग्लो डच वॉर होता है 1672 से 74 में। ये भी एक रीजन था डिक्लाइन ऑफ द डच। 1672 डच इंटरसेप्टेड इंग्लिश ट्रेड रूट बिटवीन सूरत एंड बॉम्बे। सूरत और बॉम्बे के बीच में, जब आप इंडिया को देखते हैं, ये इंडियन कॉन्टिनेंट की, तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पे है बॉम्बे और यहाँ पे है ये सूरत है और ये बॉम्बे है। तो सूरत और बॉम्बे के बीच का जो ट्रेड रूट था ये, इसको भी इंटरसेप्ट करते हैं कौन? डच। डच फोर्सेस कैप्चर इंग्लिश शिप इन बे ऑफ बंगाल में। और ये जो रीजन है बे ऑफ बंगाल वाला, यहाँ पर इंग्लिश शिप को कैप्चर कर लेते हैं कौन? डच। इंग्लिश रिटेलिएशन लेड टू डच डिफीट। और इंग्लिश रिटेल करती है, उसका विरोध करती है, उनके अगेंस्ट फाइट करती है और जिसकी वजह से डच की क्या हो जाती है? हार हो जाती है, क्योंकि एज लार्ड डच इतने पावरफुल नहीं थे। और इसे बैटल ऑफ फुगली 1759 में होता है। 1759 द डच सफर डिसीजिव डिफीट एट द बैटल ऑफ फुगली। और बैटल ऑफ फुगली में डच क्या हो जाती है? बुरी तरह से हार जाती है। और इस के बाद में दिस इंडेड डच एम्बिशन इन इंडिया। डच का एम्बिशन इंडिया में खत्म हो जाता है और उनका पूरा फोकस जो पहले मलय आर्कीपिलागो के शिफ्ट हो गया था वो वहीं रह जाता है। रीजन फॉर डच डिक्लाइन, डच के डिक्लाइन के रीजन की बात करें तो उनका लेस इंटरेस्ट था इन एम्पायर बिल्डिंग, फोकस ऑन ट्रेड। उनका मेन फोकस क्या था? ट्रेड पे था। जबकि ब्रिटिशर्स, पोर्टुगीज, ये सब क्या कर रहे थे? ये ट्रेड तो कर रहे थे, बट ट्रेड के साथ में इनका मेन फोकस किस पे था? एम्पायर बिल्डिंग पे भी था। मेन प्रॉफिट्स कैम फ्रॉम इंडोनेशिया, क्योंकि ये स्पाइस लैंड था तो उनका मेन प्रॉफिट वहीं से आ रहा था, इसीलिए उन्होंने पूरा फोकस वहां शिफ्ट किया। और यहाँ पे इंडिया में जो फाइट वगैरह हो रही थी उसकी वजह से उन्हें जो लॉस हो रहा था, इसकी वजह से इंडिया से अपना फोकस हटा लिया। स्ट्रॉन्गर यूरोपियन कंपिटिटर ब्रिटिश एंड फ्रेंच यहाँ पे थे, जिनकी पावरफुल फुट होल्ड था, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड था इंडिया में। तो ये दोनों आपस में ही लड़े और इनके प्रभाव क्षेत्र में ना आए, इसलिए वो वहां से चले गए, रिप्लेस देम। अब कंक्लूड करें इसको तो द डच प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन अर्ली यूरोपियन ट्रेड। अर्ली यूरोपियन ट्रेड में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कहाँ पे? इन इंडिया में। क्यों? क्योंकि यहाँ से स्पाइसेस, सिल्क, ये सब का ट्रेड ये करते थे। राइस, ओपियम,
ये सबका ट्रेड करते थे। द रिवलरी विद द पोर्टुगीज एंड द ब्रिटिश सेफ ट्रेड पैटर्न, और इनका वैसे भी मेन फोकस किस पे था, ट्रेड पे था, और इसीलिए ये कहाँ हो गए, इंडोनेशिया में शिफ्ट हो गए। Despite their early dominance, their focus on Indonesia and their defeat in India led to their decline. इंडिया में उनका डिक्लाइन होता है और उनका मेन फोकस शिफ्ट हो जाता है इंडिया में। तो ये था डच का इंडिया में एंट्री और इंडिया से एग्जिट हमने देख लिया। तो ये हमारी क्लास यहाँ खत्म हुई। थैंक यू सो मच।